पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऊष्मागतिकी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पदों की परिभाषाएं पढ़ी थी। वो परिभाषाएं समझना अति आवश्यक है। यदि हम उन परिभाषाओं को अच्छे से नहीं समझ सके तो ऊष्मागतिकी के जो आगे के बिंदु हैं जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं उन्हें समझने में कठिनाई आएगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऊष्मागतिकी गुण और यथातथ तथा अयथातथ अवकल के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मागतिक फलन सामान्यतः अवस्था फलन कहलाते हैं। ऊष्मागतिकी शाखा में हम अवस्था फलन एवं पथ फलन के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम पहले ऊष्मागतिक फलन के बारे में पढ़ेंगे। माना किसी तंत्र का ऊष्मागतिक फलन Z है, कैपिटल Z, जो चरों x, y, z डैश डैश पर निर्भर करता है। ये तंत्र की अवस्था दर्शाते हैं। जो चर हैं x, y, z डैश डैश ये तंत्र की अवस्था दर्शाते हैं। इन चरों में परिवर्तन से z यानी कि ऊष्मागतिक फलन के मान में जो अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन dz है उसे गणितीय रूप में इस समीकरण से दर्शाते हैं। dz इज इक्वल टू डेल z बाय डेल x इंटू dx प्लस डेल z बाय डेल y इंटू dy प्लस डैश डैश, इसी प्रकार आगे के चरों के साथ। यहाँ डेल z बाई डेल x के सापेक्ष z का आंशिक अवकलन है, जबकि अन्य चर यानी y, z एटसेट्रा स्थिर रहते हैं। ये समीकरण एक यथातथ अवकल समीकरण है और dz एक यथातथ अवकल है। यानी z जो ऊष्मागतिक फलन है वह एक अवस्था फलन है, क्योंकि अवस्था फलन यथातथ अवकल होते हैं। यदि z सिर्फ x तथा y का फलन हो तो दो फलनों के रूप में हम इस समीकरण में प्रथम दो पदों का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। हम जानते हैं किसी चक्रीय प्रक्रम के लिए dz बराबर 0 होता है, अर्थात ऊष्मागतिक फलन z में किसी चक्रीय परिवर्तन में कुल परिवर्तन 0 होगा, क्योंकि यथातथ अवकल का चक्रीय समाकलन 0 होता है। उदाहरण के लिए किसी गैसीय तंत्र की आंतरिक ऊर्जा एक ऊष्मागतिक फलन है जो किन्हीं दो चरों पर निर्भर करती है। यदि हम इसे दो चर t और v के रूप में लिखें तो अवस्था परिवर्तन के साथ किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन को स्क्रीन पर प्रदर्शित समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ dE चरों v तथा t के सापेक्ष E में कुल परिवर्तन है।
इस प्रकार डी चरों P तथा T के सापेक्ष तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E एक अवस्था फलन होता है। अवस्था फलन किसी तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान जो पथ है उस पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर ही निर्भर करता है। इसके बाद आता है कार्य तथा ऊष्मा की धारणा। यह धारणा भी ऊष्मागतिकी में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्य तथा ऊष्मा पारिपार्श्विक पर तंत्र द्वारा हुए प्रभाव को व्यक्त करती है। कार्य तथा ऊष्मा किसी तंत्र की परिसीमा पर तब उत्पन्न होते हैं जबकि तंत्र अवस्था परिवर्तन से गुजर रहा होता है। यदि तंत्र की अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कार्य तथा ऊष्मा उत्पन्न नहीं होंगे। ये धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकते हैं। इसके अलावा ये यानी कार्य एवं ऊष्मा दोनों ही अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करते हैं। इसलिए यह दोनों ही राशियां अवस्था फलन नहीं है और फलस्वरूप इन्हें ऊष्मागतिक फलन भी नहीं माना जाएगा। इस प्रकार गणितीय रूप में दर्शाते समय हम ऊष्मा Q तथा कार्य W को dQ और dW नहीं लिखते हैं। इसके स्थान पर इन्हें डेल्टा Q तथा डेल्टा W लिखा जाता है, जो कि अवस्था परिवर्तन के दौरान तंत्र की परिसीमा पर उत्पन्न अत्यंत अल्प मात्राओं को दर्शाते हैं। डेल्टा Q ऊष्मा की अत्यंत अल्प मात्रा, इसी प्रकार डेल्टा W कार्य की अत्यंत अल्प मात्रा। तो ऊष्मागतिक फलन नहीं होने के फलस्वरूप हम लिख सकते हैं कि किसी चक्रीय प्रक्रम के लिए dW शून्य नहीं हो सकता और dQ भी शून्य नहीं हो सकता। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि यदि अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी तंत्र में ऊष्मा डेल्टा Q